नमस्कार, मेरी खबर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं आज रविवार का दिन है। रविवार विशेष जो मैं आपके बीच में लेकर आता हूं, उसके तहत मैंने पिछले रविवार आपसे वादा किया था कि इस बार सरकार के कार्यशैली, सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसके विषय में आपके साथ बात करूंगा। सर्वप्रथम समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, नए संसद भवन का जो आज उद्घाटन हुआ है, जो देश के लिए समर्पित किया गया है। जैसे आए दिन हमने हर मीडिया में, हर अखबार में पढ़ने को, देखने को और सुनने को मिला, बहुत अद्भुत संसद बनकर तैयार हुई है। और मेक इन इंडिया जो भारत का एक विशेष अपना अभियान है, उस मेक इन इंडिया के तहत उस संसद को तैयार किया गया है। आज विश्व प्रसिद्ध नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस संसद भवन को आज देश के लिए समर्पित किया गया। मैं अपनी बात पे आऊं। पिछली बार मैंने आपसे चर्चा की थी, कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी, हिमाचल प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी। जो कांग्रेस पार्टी एक समय में आइसोलेशन पर थी, दिन प्रतिदिन उनकी सरकारें विलुप्त होती जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वो संजीवनी बूटी मिली, जिसका परिणाम आपने कर्नाटका में भी देखा होगा, हिमाचल प्रदेश के राजधानी जो शिमला है, यहाँ पे नगर निगम चुनाव के परिणामों में भी देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी बूटी का काम कर गई। जुम्मे जुम्मे अभी 5 महीने सरकार को बने हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज जब मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ, उसके 4 दिन पहले से सरकार, मुख्यमंत्री जी का 7 दिन का दौरा जो है कांगड़ा जिला का है, और कांगड़ा जिला में वो हर क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो भी कोई शिलान्यास है, कोई उद्घाटन है, वो जनता को समर्पित कर रहे हैं। अगर हम बात करें, सोवरेनिटी की बात करते हैं, अमृतकाल मना रहे हैं। अगर हम बात करें, इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। स्वाभाविक है, जब सत्ता में सरकार होती है तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो मतदाता होता है वो इस विषय को देखता है। हिमाचल प्रदेश से मात्र 4 लोकसभा सीटें हैं। उन 4 सीटों का महत्व मैं समझता हूं कि भी जो महत्व 4 सीटों का हिमाचल प्रदेश की लोकसभा का है, वो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। उन्हीं 11 को मिलाकर संसद में जो है, सांसद जो है हिमाचल प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। उपचुनाव में आपने देखा होगा, रानी प्रतिभा सिंह ने चुनाव जीता था। उस चुनाव के जीतने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में वो एनर्जी आई, वो ताकत आई कि हिमाचल प्रदेश की जनता को समझाने बुझाने का जो उन्होंने प्रयास किया, अपनी जो गारंटियाँ हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में उन्होंने रखी, उसमें वो कामयाब हुए और जनता ने उन पर भरोसा करके उनको सरकार बनाने का
मौका दिया और 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ना आकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन जनता ने दिया। 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की जो आई उसकी आज सरकार चल रही है। रही विवादों की बात, ऊपर भगवान तो स्टेट का जो मालिक है, मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके जो निर्णय होते हैं वो सभी के लिए स्वीकार्य होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी रूपरेखा इख्तियार कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, अपने खास लोगों को उन्होंने सरकार में तवज्जो दी। अब आप ओएसडी की बात कर लो, मेयर की बात कर लो, मीडिया सलाहकार की बात कर लो, राजनीतिक सलाहकार की बात कर लो, मंत्रियों की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं प्रमुखता से उन्होंने अपने लोगों को आगे लाने का प्रयास किया है और अपने तरीके से पार्टी को चलाने का उन्होंने जो निर्णय किया है और लंबे समय की पारी को खेलने का जो उनका एक विजन है, उस पर वो कहीं ना कहीं दिलजान से काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हॉली लॉज की, रानी प्रतिभा सिंह जी की भी बात मैं करूं, राजा विक्रमादित्य सिंह जी की भी मैं अगर बात करूं, जैसा कि कहा जाता है कि भी उनका एक अपना कांग्रेस में बोलबाला है और अपना एक उनका एक अपना वर्चस्व है, वो भी कहीं ना कहीं निकल कर मुख्यमंत्री के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो भी निर्णय सरकार के होते हैं, सर्वोपरि जो होते हैं, वो मुख्यमंत्री के ही निर्णय होते हैं और मुख्यमंत्री के ही निर्णय को लागू किया जाता है। अब 2024 में कांग्रेस पार्टी किन चेहरों को उतारती है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में शिमला की, जैसे शिमला में सुरेश कश्यप जी जो यहाँ से सांसद हैं, उनके प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। परंतु लाभ ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई इस तरह का नेतृत्व नहीं है कि जिस पे वो भरोसा करे और सांसद उसको बनाकर भेजे। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में भी वही स्थिति है। मंडी से रानी प्रतिभा सिंह जी है, वो वर्तमान में भी सांसद है। और हमीरपुर से पिछली बार ठाकुर रामलाल जी ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी अब उनका वहां पे क्या रहता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस दुविधा में कांग्रेस पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन मोदी जी को मजबूत कैसे करना है, वो सबसे ज़्यादा रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का मिशन कैसे हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली जाए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने आप को मजबूत कर पाए, उनके लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आए दिन आप लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी का दौरा देहरा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। मैं पिछले वीडियो में भी बात की थी कि देहरा के विधायक होशियार सिंह जी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अनुराग जी पर कीचड़ उछाड़ने का। परंतु उनकी अपनी जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से नजर आ रही है। राजनीति में जब तक कोई स्थिरता व्यक्ति में नहीं होती है, उसको उस लेवल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। ठीक है, एक बार चुनाव जीतता है आदमी, 2 बार जीतता है, तीसरी बार कहीं ना कहीं बिना पार्टी के उसको चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर देखें तो परसों हमारी रैली में उन्होंने घोषणा, अपना जो मांग पत्र जो मुख्यमंत्री जी के आगे रखा, बहुत भयानक और बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, उसमें लोगों का सहयोग था, जनता उनके साथ थी और मांग पत्र में इस तरह की डिमांड्स थी कि जो वहाँ के लोगों को आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। जनहित के लिए उन्होंने सारा मांग पत्र रखा। अंततः वो कहीं ना कहीं अपना
निशाना अनुराग जी पे लगाना नहीं भूले, और उस निशाने में वो कहीं ना कहीं खुद भी कटघरे में खड़े हुए, ऐसे कटघरे में खड़े हुए कि समझ से परे है कि व्यक्ति कैसे इस तरह की बात कर सकता है। परंतु जहाँ तक मेरा मानना है, ये कोई ना कोई राजनीतिक साजिश है, और किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता जब अपनी चरम सीमा पर होती है, आप आए दिन देखते होंगे अनुराग जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पहले से ही है और ज़्यादा बन रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी का भविष्य लेकर मान रही है। ये मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ, ये आप आए दिन मीडिया में भी देखते हैं, और लोगों के बीच जब हम लोग जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नाम पे हर उस व्यक्ति की सहमति बनती है जो राजनीति क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है। उनमें वो भी अपने प्रदेश का नेतृत्व देखते हैं। तो उस चीज़ की पीड़ा कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश में स्थापित नेता है, स्वयंभू जो नेता हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ा जरूर होती होगी। अब उस पीड़ा में कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक नुकसान करने की गलती भी व्यक्ति करता है, और अपने लोगों के मार्फत उस बात को उन तक पहुंचाने की, जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। परंतु इस चीज़ का लाभ कितना मिलता है ये स्वयं जनता जानती है, क्योंकि अंततः जनता की अदालत में ही सबको जाना पड़ता है। जनता जो निर्णय करती है उस निर्णय को मानना पड़ता है। लोकतंत्र की यही एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसी कारणवश जब जनता ये तय करती है कि किसको हमने बनाना है, किसको नहीं बनाना है, तो जो नेता होते हैं, नेताओं का काम होता है प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अपनी लोकप्रियता को साबित करना। लोकप्रियता तब बनती है जब आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तब जाके आप पर जनता भरोसा करती है। जो आए दिन मैंने देखा, जो मुझे जानकारी है, जो मैंने समझने का प्रयास किया है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक पुरानी आदत है, जब सत्ता में बैठ जाती है तो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा इग्नोर करने का प्रयास करती है। जिस कार्यकर्ता ने उसको सरकार की कुर्सी पर बैठाया, इतने महत्वपूर्ण पद पर बिठाया, उस कार्यकर्ता की जब आप अनदेखी करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम जो हैं निकल कर जो आते हैं वो सरकार के पक्ष में नहीं होते, पार्टी के पक्ष में नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका चुनाव जून 2022 में संजय नटारू, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हुई, और अपनी सरकार कर्नाटका में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बावजूद अपने कार्यकर्ताओं को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जो आपके लिए रात दिन काम करता है, मरने मिटने के लिए तैयार रहता है, उसकी जब तक आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो कैसे हर एक कार्यकर्ता आपके ऊपर भरोसा करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। उसके साथ साथ आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की भी वहाँ पे कर्नाटका में मौत हुई, उनको भी मारा गया। परंतु ये हुआ कैसे, इसकी पार्टी ने और सरकार ने जांच बिठाने तक का भी कार्य नहीं किया। जब आप अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे अकेले छोड़ते हैं तो कार्यकर्ता कुछ नहीं करता, वो जाकर घर बैठ जाता है और मतदान के लिए वोटरों को बाहर लेकर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ता है, वो पार्टी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, परंतु वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ जाता है और सरकार जो करे, पार्टी जो करे, उस पार्टी के लिए वो निकल कर सामने आने का फिर प्रयास नहीं करता। ना कार्यकर्ता जो है वोटरों को लेकर सामने नहीं आता है।
वो इसलिए नहीं आता, उसको लगता है कि जब अपनी सरकार में हमको पूछते नहीं है इसलिए वो घर बैठ जाता है। तो ये मामला जो है, अगर आप समझें कि ये बीजेपी की बात है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी लागू होता है, परंतु बीजेपी पे इसलिए ज़्यादातर ये लागू होता है, बीजेपी की ये बहुत पुरानी आदत है। आपने देखा होगा पिछली बार भी जब सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, तो बहुत सारे ऐसे निगमों और बोर्डों के पद खाली रखे। अब अगर वो पद खाली रखे तो उससे सरकार को लाभ क्या मिला? कर्जा तो लेना ही पड़ा। मेरा तो अपना मानना यह है कि जब आप किसी व्यवस्था को खड़ा करते हैं तो उसके लिए पैसा जुटाने का भी प्रयास होता है। अगर लिमिटेड संसाधन में आप सरकार चलाने का प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का, जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, नज़दीकी कार्यकर्ता जो होते हैं, पार्टी के जो विशिष्ट जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको उस बात की पीड़ा होती है कि हम पार्टी के लिए इतना कुछ करके देते हैं और पार्टी हमारे लिए क्या देती है। तो इस तरह का भाव ये बीजेपी में है, शुरू से ही है, और इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सरकार को पसंद नहीं आई। ओपीएस के लिए भी मैं अगर बात करूं, ओपीएस कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ओपीएस के लिए हमारे जो स्टेट की जो पुरानी लीडरशिप रही है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने भी अपनी हर एक स्टेटमेंट में, जब भी उनसे ओपीएस के मामले पे बात की, उन्होंने हर स्टेटमेंट में सरकार को ये मैसेज देने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति 60 साल तक सरकार की सेवा करता है, सम्मानजनक स्थिति में उसको उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना घर का, अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सके वृद्ध अवस्था में। तो कई बार पार्टी के लिए संकेत दिए, परंतु करना तो उस समय के मुख्यमंत्री ने था, उसको फॉलो करना था, परंतु वो क्यों फॉलो नहीं कर पाए, उनके ऊपर क्या दबाव रहा, उसका भी कहीं ना कहीं खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस मुद्दे को भुना दिया। जाकर कर्नाटका में भी अगर आप देखें तो ओपीएस की जो एनपीएस की जो कमेटी है नेशनल लेवल पर, वो कहीं ना कहीं सुक्खू जी से मिलने कर्नाटका पहुंची। तो ये बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिससे कि सरकार की दशा और दिशा पता लगती है कि भी सरकार किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में सरकार को चलना है और किस दिशा में जाकर सरकार का फायदा होगा। तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना पड़ता है, बैठकों में बात करके, मुद्दों को ले जा करके, ये मुद्दा हम जनता के बीच में रखेंगे, ये मुद्दा हम जनता के बीच में नहीं रखेंगे, इस मुद्दे का लाभ होगा, इसका भली भांति जनता को पता होता है। जो जनता नेताओं को बनाती है, क्या जनता इतनी मूर्ख होती है कि उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, इसके क्या समीकरण और क्या उसके परिणाम निकलेंगे? जनता भली भांति इन चीज़ों को जानती है। इसलिए आज के समय में हम 21वीं शताब्दी में हैं, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट से जुड़े हर व्यक्ति हैं, एक एक चीज़ की जानकारी हर व्यक्ति के पास रहती है। जो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से आपके बीच में हर एक छोटी चीज़ और हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की चीज़ें आपके बीच में रहती है। हिंदुस्तान के तो हम रहने वाले व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान के लोग तो इस बात को भली भांति जानते ही हैं कि भी इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये सारी बातें निकल कर सामने आती है। आज आने वाले समय में 2024 का चुनाव सर पर है। क्या दोनों पार्टियां मिलकर अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगी, क्या क्या प्रलोभन देंगी? और जहां तक 2024 चुनाव की बात मैं करूं, 2024 के लिए आम जनमानस ने मोदी जी को पुनः
प्रदेश देश का प्रधानमंत्री बनाने का जो बीड़ा उठाया है ये हर संभव पूरा होगा, ऐसा हमको प्रतीत होता है। आए दिन जो भी हम सोशल मीडिया पे ये सारी जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं उससे कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की चाह है कि एक बार पुनः उनको देश का नेतृत्व करना चाहिए। अगर हम ये मानकर चले हिमाचल चुनाव जीतने से या कर्नाटक का चुनाव जीतने से विपक्षी दल अपने आप को इस तरह से मजबूत समझता है, तो उनको इस मजबूती को करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब 2024 का क्या परिणाम निकल कर आएगा वो सब आप लोगों ने तय करना है, आम जनमानस ने तय करना है। और अगले रविवार को जो विशेषांक जो मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा उसमें भी कोई ना कोई नया मुद्दा जुड़कर आएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमको सुझाव दें और लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे। जो हमारा भाव है आप लोगों को बताने का और समझाने का जो हम प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक हमारी बात पहुंचे, सरकार तक भी हमारी बात पहुंचे, विपक्ष तक भी हमारी बात पहुंचे, केंद्र में भी सरकार तक हमारी बात पहुंचे। अंततः मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष तौर पर यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को संजो कर रखें। विश्व के नंबर 1 दल होने के नाते हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, आदर। मैं देख रहा था पिछले दिन जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक पीटरॉप में हुई, उसमें भी ये बागियों का मुद्दा उठा है कि बागियों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर इस नीति के साथ या इस नीयत के साथ आप इस तरह से काम, ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, मैं तो एक सलाह वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ कि हर एक वोट कीमती होता है, हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता कीमती होता है। वो क्यों आपसे छटक करके, क्यों उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, इस पर पार्टी को मंथन करना चाहिए। एक व्यक्ति को बाहर रखकर अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम उसको पार्टी में नहीं आने देंगे, तो दिन प्रतिदिन जिस तरह से पार्टी का कार्यकर्ता आपसे बिछड़ता जाएगा, छूटता जाएगा, तो कहीं ना कहीं विश्व के पटल पर जो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, देश के पटल पर पुनः दोबारा से आना पड़ेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान, मान ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके परिणाम आप देख सकते हैं। जिस संसद भवन का 2019 में मोदी जी ने शिलान्यास किया था, आज वो संसद बनकर तैयार हुई है, जनता को समर्पित हुई। वो इसलिए समर्पित हुई है क्योंकि मोदी जी का अपना एक ऐसा विजन है कि वो हर गरीब, सहाय, हर उस व्यक्ति की चिंता करते हैं। आपने देखा होगा कि जो संसद में जो कामगार थे, जिन लोगों ने उसमें काम किया, 2-2.5 हज़ार लोगों ने जिन्होंने काम किया, उनको सम्मानजनक स्थिति से उनको नवाजा गया। प्रधानमंत्री जी ने खुद उनको स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब इतनी बारीकी से किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, तो पार्टी को भी जरूर हर उस कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। आज के डेट में जो पार्टी ने अभियान चलाया हुआ है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को घर घर में प्रवास करने का, भोजन का, उनके किसी कार्यकर्ता के घर में भोजन करने का जो मिशन चलाया हुआ है 9 वर्ष पूरे होने के इस उपलक्ष्य पर, तो ये कितना रंग 2024 में खिलाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो बातें निकल कर आ रही है, मंत्री ना बनाना या कुछ हॉली लॉज से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको चेयरमैन ना बनाना, कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे जो नज़र आ रहे हैं, उन पे जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। उनको भी सबको साथ लेकर, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन का भविष्य बनता है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जयराम जी ने भी
जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी भाषण में कहा था कि भी मैं 25 साल के लिए बन चुका हूँ, परंतु जनता सब कुछ देखती है। वैसे ही सुखू जी भी कह रहे हैं कि भी मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ और 15-20 साल तक राज करूँगा। तो ये राज करने की जो सीमा है ये जनता के हाथ में होती है। जनता क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, अंततः निर्णय जनता करती है। एक बार पुनः आज के इस अंक के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी आपके जो विचार हैं देखने को मिलें। कमेंट्स में हम भी पढ़ें, हमको क्या इसमें नया करना है, क्या कुछ एडिशन करना है, आपके सुझाव हमको मिलें। इसी आदर भाव के साथ आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।